हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित 2024 में बीपीएससी का विषयवार हल प्रश्न पत्र देखेंगे और यह समान अध्ययन की बुकलेट है जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और तर्क शक्ति परीक्षण, समसामयिकी, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न और विविध। इसमें हमने समान भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है और बिहार राज्य संबंधित प्रश्न में बिहार का जितने सारे ज्योग्राफी से प्रश्न है उसको हमने कंप्लीट करके वीडियो उपलब्ध करा दिया है और उसके बाद हमने बिहार का हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, बाद में फिर एंसेंट हिस्ट्री को करेंगे। उसके पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं क्योंकि यह बीपीएससी टीचर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। और यह 38वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का है जो यहाँ पे हल प्रश्न पत्र दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपडेटेड बुक है, 69वीं तक है। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो ये अल्मीडा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक ये इसका आगमन हुआ भारत में। वह 1505 में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? तो 1505 में, और 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में रहा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, हुगली नदी को। और हुगली है जो दामोदर नदी की, दोनों एक दूसरे के सहायक नदी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस हो जाएगा। हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। कहाँ पे? सूरत। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दिया। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो कब किया था? 1612-13 में। कहाँ पे? सूरत में। 1613 से याद रखें। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना किया। कब किया? 1613 में। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। ऊपर हमने सॉल्यूशन इसका देख लिया है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके दूत? तो राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी। 1632 में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न
पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने, डच जो अभी नीदरलैंड के निवासी हैं उसको डच कहा जाता है, हॉलैंड के निवासी, हॉलैंड के निवासी हैं जो डच कहलाते हैं। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इसका आंसर हमने देखा 1632 ईस्वी। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। मुगलों का अंग्रेजों यानी ब्रिटिश अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नॉक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। कौन? तो मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नॉक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। किसके समय? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यही कारण बना था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पूछ सकता है क्वेश्चन मिलान करने के लिए। तो 1746 से 1748 के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जिसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी से आरंभ हुआ का इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर, कहाँ पे? अडयार नदी जो मद्रास में है, अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-सापेल की संधि जो 1748 में हुई, इससे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। लापापे यानी कि एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का है जो अंत हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध ये कहा जाता है उसको समाप्त किया गया था। और दूसरा जो पेरिस की संधि और तीसरा पांडिचेरी की संधि हुआ था। ला पापे याद रखें। थर्ड वाला जो 1763 में खत्म हुआ सप्तवर्षीय युद्ध, वो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, और बीच वाले जो हुआ वो पांडिचेरी की संधि, और पहला वाला जो एक्सला-सापेल की संधि 1748 में हुआ। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध। तो याद रखें बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ। बांडीवासी युद्ध जो जनवरी 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बांडीवास युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली ने। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था बिहार दरोगा 1275 पोस्ट मेंस में कि मुगल सम्राट जो बक्सर की लड़ाई के समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था यह युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम
तथा अवध के नवाब शुजा उदौला के बीच हुआ था। और जब ये बक्सर की लड़ाई चल रही थी उस समय बंगाल के नवाब कौन था? तो मीर कासिम नहीं था, इसको याद रखें, उस समय मीर जाफर था, क्योंकि मीर कासिम तो खुद लड़ाई कर रहा था। वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ, उसका अंत हो गया। आपको ध्यान रहे कि जो मंगलुरु है कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। मंगलुरु शहर है। और मंगलुरु क्या आता है? तो रेन शेडो एरिया आता है, रेन शेडो जोन। यहाँ पे बारिश नहीं होती है या अल्प मात्रा में होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। किसको? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को पहली इलाहाबाद की संधि हुई और दूसरी इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कहाँ पे? इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो वर्तमान में उड़ीसा है, उसकी दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख 26 लाख इनाम देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर यानी कि टैक्स कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय, याद रखें कि मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति उप दीवान के रूप में की गई थी। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों के द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? तो कंपनी का। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि के दौरान। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसकी सीमा क्या थी? इसको देखते हैं आंसर में। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। तो इसका आंसर गलत दे दिया गया था। क्वेश्चन ही गलत था। तो इसका आंसर ये शाह आलम द्वितीय के बारे में ये कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में, ऐसा नहीं, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ? तो ये पालम तक थी, यानी कि चांदनी चौक से पालम तक इतना सिमट के रह गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से। कहाँ पे? तो शाह शुजा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। ये मिसल एक छोटे से प्रांत हुए करते थे, ठीक है, 12 मिसल थे, जिसमें सुकर चकिया मिसल से आते थे ये राजा रंजीत सिंह। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र
शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में भी स्थापित कर दिया, इन्हें डिस्प्लेस कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहे-नूर यानी कि कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर, जिसे कोहिनूर कहते हैं, कोहिनूर हीरा भेंट किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तूनतुनिया या जिसे बोलते हैं आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे थे। कहाँ तो याद रखें कि अरब, कस्तूनतुनिया जिसे आधुनिक इस्तांबुल बोलते हैं और काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे थे। किसने? तो ये टीपू सुल्तान ने। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 तक से लेकर 1792 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो मार्च 1792 के द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग यानी कि आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल किया गया था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि, किसने? तो उस समय था कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी किया था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया यानी कि कमजोर बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। किसका कथन है? तो कॉर्नवालिस का है। साथियों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया, इस कारण से समझ सकते हैं कि जो जैसे मराठा थे, हैदराबाद था, ये सब साथी था उस समय जो इसके साथ अंग्रेजों के साथ लड़ा था और ये टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ा था। तो उसने छोटे छोटे जो जीते हुए मैसूर के भाग थे उसको छोटे छोटे टुकड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे या फर्टाइल थे, अनफर्टाइल थे, उसको है जो मराठों और सरदारों में बांट दिया, जबकि जो मुख्य भूमि होते थे, मुख्य क्षेत्र होते थे, उसको है जो ये कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन सलीमन। कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? विलियम बेंटिक ने तो सती प्रथा का उन्मूलन कराया और दास प्रथा का उन्मूलन कराया और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, 1, 2, 4 सही है, जबकि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये गलत था। ये स्टेटमेंट तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 4 सही है। देख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध
घोषित कर उसका उन्मूलन किया, यानी कि खत्म किया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन, दास प्रथा यानी कि स्लेवरी के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। कब? 1835 में। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटा दिया गया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटा दिया गया। इसलिए एक 1 2 4 है जो सही है और ऑप्शन 3 गलत है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? सिंध विजित कर उसका अधिकरण किसने किया था? तो नेपियर ने। इसका आंसर नेपियर हो जाएगा। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो बांटो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के द्वारा है जो अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली एंड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो लागू किया गया था। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दिया कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा ओडिशा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनस कर्टिस को। सर लियोनस कर्टिस द्वैत शासन का जनक माना जाता है। सर लियोनस कर्टिस का द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। तो सर लियोनस कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कि कानून व्यवस्था, यानी कि दीवानी जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम और कानून व्यवस्था यानी कि विजारत का जिम्मेदारी अलग अलग कर दिया गया था। इसे ही डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या द्वैत शासन सरकार कहा जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। कब? तो दूसरी रेलवे लाइन 1854 में ही कलकत्ता से रानीगंज, और पहला है जो बॉम्बे से थाने जो 34 किलोमीटर की लंबाई चली थी। मुंगेर का बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग की जा रही थी। मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो पूछ सकता है मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का जो मुख्य नेता थे कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा थे। यह कब चला? 1936 से 38 के बीच। और किसके लिए? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से लेकर 58 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल किया। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक यानी जिसे बोलते थे ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूस, जो गोली होता है चार कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बना था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आप जानते हैं वीर कुंवर सिंह ने। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला, जो इसका मुख्यालय कहाँ आ रहा है, उससे संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित किया। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल से रोहतास, मिर्जापुर, रीवा जो मध्य प्रदेश में है, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। पूछा जाता है क्वेश्चन कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीशपुर। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार का सिंह कौन? वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका आंसर आप जानते हैं, जगदीशपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी, जगदीशपुर, आरा, बिहार। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा हो जाएगा। ऑप्शन ए, आरा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे थे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसको ध्यान रखें। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में, कहाँ पे? लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ था। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कानपुर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। बेगम जीनत महल ने। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्प में सबसे उचित है ऑप्शन ई, जो एक से अधिक को बताता है।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी के नीतियों के कारण छीन ली गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन था? तो इसका आंसर जगदीशपुर हो जाएगा, जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित किया। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन या कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोल अंदाज फौज के मेजर विंसेंट आय द्वारा दबा दिया गया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे जानते हैं आप? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। आप देख रहे होंगे लगातार एग्जामों में है जो पीटी में पूछा जा रहा है। वीर कुंवर सिंह और राजकुमार शुक्ल यहाँ के दो मुख्य क्रांतिकारी थे, जिनका है जो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका आंसर मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे अर्काट, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। कहाँ पे? फैजाबाद में। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के इनके बारे में कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है कौन? मौलवी अहमदुल्ला। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था उस समय 1857 के समय। आप समझ सकते हैं किसी का भी उस समय है जो क्रांति से नहीं जुड़े होंगे, हो सकता है उसने मुखबरी कर दी होगी पुलिस को इनाम पाने के चक्कर में, और ये बहुत ही मतलब कि इस तरीके से बेहद शर्मनाक है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब ने। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका हो जाएगा आंसर अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। आगे देख लेते हैं। तो अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों के विद्रोही बनाने में सहायक थे। उसको भी देख लेते हैं कौन कौन थे। तो इसका आंसर ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जो सही है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया। भत्ते की रोकथाम की गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है तीनों। यहाँ पे अधिकारियों की क्षमता गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो तात्या टोपे। ऑप्शन बी हो जाएगा तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को तक रहे और इनका जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? येओला गांव में हुआ था, येओला, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंधो पंत, जिसे नाना साहिब कहते हैं, नाना धोंधो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे।
दोनों ने मिलकर कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। कौन? तात्या टोपे। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे को सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये इसका आंसर ग्वालियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग झांसी ऑप्शन में मारे होंगे, तो इसका आंसर ध्यान रहे कि ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। और जनरल ह्यूरोज ने कहा था उस समय कि यह एकमात्र मर्द थी जो साहसपूर्ण लड़ी थी 1857 की क्रांति में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? पूछा है कि नहीं किसने लिया था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि साहूकार और कृषक। 2 और 4 कह रहा है, 2 साहूकार और जमींदार वर्गों में और साहूकार वर्गों में ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, इसको याद रखें। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका यह 1857 की क्रांति। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। किसके अलावे हैं? जो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता प्रदान की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग उस समय थे। उन्होंने बाद में ही टिप्पणी किया था कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा देती। अब देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को किसने दिया है, तो कैनिंग ने दिया था कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया इन शासकों के द्वारा सपोर्ट, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग में कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की गई। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत सारे तालुकदार यानी कि बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया अपने आप को। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इस यानी कि साहूकार, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया था। ठीक है, शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, ये इनकी भूल थी। कौन से कथन इसमें सही दिया गया है, इसको देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का। अठारह में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी सब गलत है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 की ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर आप जानते होंगे, ये हुआ था मेरठ से। 1857 की क्रांति का भारतीय विद्रोह 1857 का, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर भी फैल गया। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ की गई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो मेरठ इसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि मुंगेर। ठीक है, इसको याद रखें कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में केवल 5 है, तो सिर्फ मुंगेर है जो 1857 के विद्रोह से बिहार का भाग था और वह अप्रभावित रहा, जबकि दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर में यह 1857 की क्रांति चरम स्थिति पे था। 1857 की विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। पटना में पीर अली। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। मुंगेर 1857 के विरोध से अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने बिन्सर टायर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बर्जिस कादिर को नवाब घोषित किया था। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसकी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह योजना है जो 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, वो है जो आगे है जो नहीं बढ़ पाया। किस कारण से? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रह गया। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसका आंसर हमने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पे वे तुले हुए भी प्रतीत हुए थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ के
तरह व्यवहार करने लगते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, कथन और कारण का देखते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और इसका कारण क्या था? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गया था। तो इस कारण से आप देखते हैं कि इसका कथन और कारण दोनों सही है और दोनों जो कारण है उसका कथन का सही स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। कि क्या था? तो सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे कि पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता अंग्रेजों को किया। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यह कैनिंग ने कहा था। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। इंडियन काउंसिल की 15 सदस्यीय। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो इसका आंसर 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। अब इसका व्याख्या हमने ऊपर देख लिया था। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ पे? तो किन प्रांतों से? तो इसका गोरखा, इसको मिला लीजिए, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का है जो सिलेक्शन किया। कहाँ से? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोहियों के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी यानी कि यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी था। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन हुआ, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया। सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। ऑट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था, यानी कि सिपोई म्यूटिनी था। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थागत सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था।
उसके अनुसार यह एक संस्थागत सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर हो बी डी सावरकर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी डी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर पीला आयोग हो जाएगा, पीला आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन यानी कि जो नए तरीके से पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो 1:2 का अनुपात रखा गया, 1:2 का रखा गया, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, यह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 1860 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। ध्यान रहे कि नील विद्रोह कब हुआ? 1859-60, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच, संथाल विद्रोह 1855-56, सिंधु कान्हा चांद भैरव इस तरीके से नाम था, पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिंजापुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए थे। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों यानी कि इंटेलेक्चुअल जो क्लास थे, उन्होंने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियोट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। तो इसको याद रखें, हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनकी विशेष भूमिका रही थी। नील आंदोलन में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया था दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में। नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र ने, और इसमें नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाने की संभावना है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यह रैयत नीति की खेती, रैयत मतलब होता है किसान, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाए दिगंबर विश्वास और
विष्णुचरण विश्वास दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास दिगंबर नील विद्रोह के नेता थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसका सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है और यह जो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर 1800 तक चला था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख दिया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह। काफी क्वेश्चन रिपीट किया जाता है बीपीएससी एग्जाम में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वैसी कौन सी प्रथा था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा इसका आंसर, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर करमशाह हो जाएगा, ऑप्शन बी करमशाह। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक यानी कि कोसाई हाफ रिलीजियस संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी कि जो टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया था। किसने? टीपू सुल्तान जो टीपू था करमशाह का बेटा। फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी फराजी थे। फराजी जिसे फरेजी भी बोलते हैं, फरेजी या फराजी एक ही हैं। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे, फराजी दल वाले। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर गुरु राम सिंह हो जाएगा, गुरु राम सिंह। कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा भगत जवाहर मल द्वारा कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह नामधारी ने कुका आंदोलन को संगठित किया और जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को परिष्कृत करना चाहता था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था?
तो सिख धर्म को परिष्कृत करना पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट बाय द महाजन्स, इसको बोलते हैं साहूकार या मनी लेंडर्स। 1857 के दक्कन विद्रोह यानी डेक्कन रिवोल्ट के अनेक कारण थे, जैसे कि महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि के गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल और खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट होने के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फाड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, जो 1845 से लेकर 1883 ईस्वी तक रहे। उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। 1883 में किनकी? तो वासुदेव बलवंत फड़के। और ये रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया था। इसको ध्यान रहे, ये असिस्टेंट कमांडेंट CAPF एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और हॉट क्वेश्चन है, तो आर्मी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसमें है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट में रामोसी विद्रोह है जो संपन्न हुआ था सही रूप से। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा जो महाराष्ट्र में है उसके पास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। उमा जी के नेतृत्व में बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह, तो इसका 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ौदा गुजरात। बघेरा विद्रोह जानते हैं 1818 से लेकर 1820 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 में के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया था। बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी तथा 1798 में बड़े पैमाने पर चुआर विद्रोह हुआ था। 1768 और 1798 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है, यानी कि विकल्प सी में क्या देख लेते हैं क्या है। तो विकल्प सी में देख लेंगे 1798 ये बीपीएससी के द्वारा बिहार का चौरी विद्रोह का है जो ईयर दिया था, जबकि कहीं पे ये ऐसा प्रमाणित नहीं है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इसका आंसर खोंड हो जाएगा। खोंड, यहाँ पे खोंड लिखा हुआ, ठीक है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। खोंड जनजाति और पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर
चक्र बिश्नोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मरीहा को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का कर आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी की गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में से कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह याद रखें। संताल हुआ था 1855-56 तथा मुंडा रिवोल्ट हुआ था 1899-1900 के बीच, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन के 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो, सिद्धो, कान्हो और चांद और भैरव। तो ऑप्शन ए भी सिद्धो कान्हो दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर आप जानते हैं, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था? तो 1895 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह, तो यह मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह उलगुलान यानी कि महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह, मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुंटकट्टी, मुंडों की पारंपरिक जो भूमि व्यवस्था थी खुंटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। कब? 1895 में बिरसा मुंडा ने, और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया था। उसने कहा कि दिकुओं, जो गैर आदिवासी है उसको दिकू बोलते थे, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा या धरती आबा का अवतार मानते थे। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 ईस्वी के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहां से? तो रांची से लेकर भागलपुर तक था।
बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों में समाज सुधार करना और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी कि बोंगा, जो देवताओं को बोंगा कहते थे, उनकी पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर माने कि सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था बिरसा मुंडा ने। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका आंसर बिरसा मुंडा हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के पक्ष में थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, जबकि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया और झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्मदिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर आप जानते हैं कि यह सिंहभूम जिला में, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो ये हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र कहाँ था? तो संथाल परगना था। संथाल परगना में ही हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे। छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820-21 तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था, जबकि हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। तो किसने किया था? तो विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब शुरू हुआ? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। 1879 में गंडमक की संधि की गई थी 1879 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो।
कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए और इसी में से एक था एबीपी यानी कि अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष के द्वारा रचित है। और यह जो रातों रात है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगते ही रातों रात लोकल लैंग्वेज से क्या हो गया, तो इंग्लिश में लैंग्वेज में ट्रांसफर हो गया। रातों रात अपने जो प्रेस छापने का जो स्टाइल था उसको है जो हिंदी से, या जो वर्नाकुलर लोकल था उसको है जो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। जो आज आप लोग एबीपी न्यूज़ जानते हैं, वही अमृत बाजार पत्रिका। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था, तो जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिशबदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इसमें कितना, 19%, और सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी में था 51%। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया, यानी कि लैंड ऑनर घोषित किया गया था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी कि भद्र नवाब थे। तो बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे, जिसे भद्र नवाब कहते थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जो इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, उसका लागू करने का कारण था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। ठीक कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो ये ओडिशा नहीं, इसका आंसर मिला लीजिए, मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन बी मद्रास हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। टॉमस मुनरो का संबंध किससे है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। खाली स्थान भरना है। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट द्वारा दिया गया था। 1885। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किया। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी किया। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी कि जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया कि किसका, जो जमींदार का अधिकार क्या है और किराएदार का अधिकार क्या है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। मूलशंकर, जिनका स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर, इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860
1860 ईस्वी में मथुरा में, कहाँ पे, मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ किससे सीखे थे? स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त किया। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी 1867 में। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया। 1875 में उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं उनकी है कि पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभ आचार्य मत खंडन प्रमुख है। कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 1 से अधिक हो जाएगा। यह बीपीएससी टीचर का एग्जाम में पूछा गया था, देख सकते हैं। यह 11th 12th के 15 दिसंबर 2023 को बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया 1893 में, कहाँ पे? 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसको? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में किया था। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। कब? तो ये बंगाली भाषा में शुरू में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित ये हो गई थी अमृत बाजार पत्रिका। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन किया था 1862 में शुरू, जिसे 1879 में MSN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियोट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। हिंदू पैट्रियोट की स्थापना किसने किया? गिरीश चंद्र घोष ने। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा WH स्लीमैन। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का इन्हें श्रेय प्राप्त है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल WH स्लीमैन की नियुक्ति किया। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। 1830 ईस्वी तक महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाए 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एनजी रंगा ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं। तो बीडी सावरकर वर्ष 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। बीडी सावरकर 1937 से लेकर 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया थे और सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़ गए थे। बीडी सावरकर, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, यानी कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट सिस्टम था मुस्लिम के लिए जो 1909 में आया था उसको स्वीकार किया गया था 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। और इसके बारे में जानते हैं कि इसके जो
1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार यानी कि एसी मजूमदार थे। ठीक है, और इसमें नरम दल और गरम दल जो 1907 के पहले कांग्रेस के विभाजन जो सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है उसमें है जो विभाजन हुए थे नरम दल और गरम दल। नरम दल में कौन कौन आते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सब सारे मुख्य नेता थे जो आते थे नरम दल में। जबकि गरम दल में मुख्य रूप से 3 जाने जाते हैं, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। और साथ ही में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक साथ आए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा जिसकी अध्यक्षता स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1947। 16 जुलाई 1947। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया था। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ या अविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे के रूप में जाना जाता है, इनके द्वारा वर्ष 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है भारत माता। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 में हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तथा वह 1758 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर रहा 2 बार। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था भी प्रारंभ किया था। किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ किया था, जिसे बाद में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। हमने फ्रेंड्स 117 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो सेशन काफ़ी आपको यूजफुल लग रहा होगा और यह आने वाले सारे जो बीपीएससी के एग्जाम से 73 बीपीएससी पीटी हो या 71 बीपीएससी पीटी एग्जाम हो या फिर बीपीएससी टीचर का भी हाल ही में एग्जाम होना है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारे बीपीएससी के जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं उसको सारे है जो प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमने पहले इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें से हमने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने बिहार के हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी से जितने सारे सवाल पूछे गए हैं उसको हमने कंप्लीट किया, और इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग से प्रश्न देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा और यह इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल पे पहली बार इस पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन दबाना ज़रूर रखें। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने से पहुंच जा सके। शुरुआत करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की ओर।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर 1916 हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, जिसे भाईचारा बोलते हैं, उसका नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुईस 16वां था, लुईस 16वां। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जिन्हें लोकमान्य कहा जाता है। गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति और न ही शिक्षा, न ही औद्योगिक प्रगति और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 में देश में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरी लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट के नेतृत्व में था। दोनों लीगों की मांग स्वशासन थी, होम रूल थी। इसी लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपर्युक्त नारा दिया था। ठीक है, कौन सा? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल, म्यांमार में किया था। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में, बस इतना याद रखना है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वाइसराय बना रहा। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षणिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया गया था सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा में सुधार करने के लिए। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर 1904 हो जाएगा, 1904। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी, फ्री प्रेस जनरल। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। लीडर मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट्स द्वारा रखी गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा? तो 1835 के मैकाले मिनट्स के अनुसार। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट्स स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने
जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों और उदार रजवाड़े को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों का और उदार रजवाड़े को, जबकि निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 एंड 4 इसका सही हो जाएगा। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर आधार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अस्तित्व को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं उदार रजवाड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कौन है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। और यही क्वेश्चन अभी दरोगा मेंस 1275 पोस्ट में पूछा गया, आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो ये इसका आंसर जोनाथन डंकन हो जाएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? जोनाथन डंकन। जानते हैं 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, दीवान बैद्यनाथ मुखर्जी ने किया था। राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। हिंदू धर्म के एकेश्वर वादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगाल भाषा में अनुवाद भी किया था, बांग्ला भाषा में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, यानी कि वन गॉड, एकेश्वरवाद। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा में अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई भी सही नहीं दिया गया है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर 1828 में हो जाएगा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 रूल्स 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदांत ग्रंथ। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ।
राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तुहफत उल मुवाहिदीन है, जिसका प्रकाशन 1803 में हुआ था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। परंतु 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था, अतः आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई गुनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर जौनपुर के करामत अली फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई ऊनी आंदोलन चलाया था। जौनपुर के करामत अली। फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-39 ईस्वी में ढाका में ताई ऊनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था और इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। ताई ऊनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसका आंसर जमाल उद्दीन अफगानी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे जमाल उद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जमाल उद्दीन अफगानी थे। वही अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक्स एसोसिएशन की स्थापना किया। 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक्स एसोसिएशन की स्थापना किया। किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो कश्मीर के शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन में है कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बंगाल के तितू मीर, बिहार के इमदाद इमाम और गुजरात के दादा अब्दुल्ला। तो यही आंसर सही हो जाएगा, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी 1893 में, और लौटे कब थे? 9 जनवरी 1915 को, जिस कारण से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। दीनबंधु के बंगला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन जो हुआ था 1859-60 में, उसका उल्लेख किया गया तथा किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। इस बंगला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? तो जानते हैं, टिम मैकाले ने कहा था। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यानी कितना गंदा लिखते होंगे, समझ सकते हैं। इस तरीके से कंपेयर किया भारत और अरब के समस्त साहित्य को, या उस तरीके से या तो यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपने आप को बढ़ा करके बोलते थे। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया है। किसको? तो भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हों, पर विचारों, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हों। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? 1909 में।
अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर, कहाँ पे, प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। पूछ रहा है कि कौन सा युग इसमें सही है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, सही है। और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ, यह भी स्टेटमेंट सही है। जबकि कांग्रेस में फूट कब हुआ था, पहला बार 1907 में, सूरत स्प्लिट में। और यही क्वेश्चन दरोगा मेंस में अभी 1275 पोस्ट में पूछा गया था। बंगाल विभाजन 1905 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन पहली बार 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, तो 1907 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, याद रखें, घोष, बोस नहीं, घोष। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संथाल विद्रोह। निम्नलिखित में से सबसे पहले घटना हुई थी संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच। ताना भगत आंदोलन 1914 में स्टार्ट हुआ, ताना भगत आंदोलन। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 जो व्यक्ति को दर्शाता और सूची 2 विषय के साथ सुमेलित करना है कूट का सही प्रयोग करते हुए। व्यक्ति सूची, इसको मिलान करना है, उसको देख लेते हैं। तो इसका इजी है। देखिए पहले डलहौजी ने, जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत किसने लाया था, डलहौजी ने। उसके बाद मैकडोनल्ड ने ही कम्युनल अवार्ड 1932 में दिया। लॉर्ड लेनिथुगो, इसको याद है आपका, अगस्त प्रस्ताव के समय लेनिथुगो था, और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी लेनिथुगो था। चेम्सफोर्ड ने 1919 के दौरान द्वैत प्रशासन यानी कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे बल दिया था, और प्रांत में है जो द्वैत प्रशासन लगाया था, जबकि केंद्र में नहीं। और इसी को चेंज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान, कि द्वैत प्रशासन है जो प्रांत से खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। सॉरी, यहाँ पे इमेज क्लिक नहीं हो पाया सही से। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। एका आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो ये अवध क्षेत्र में चलाया गया था, अवध क्षेत्र में। 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, इसको याद रखना है, मदारी पासी है जो एका आंदोलन के प्रमुख नेता थे, मदारी पासी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था, तो इसको रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार, जिसे ईश्वर के सेवक कहा जाता था, इसके स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, रेड शर्ट्स, जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फरब ए अफगान की उपाधि दी थी। इन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली, जो बाद में 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुई थी। 146 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेथी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता था, तो बेथी के नाम से, बेथी। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, और यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है। 147 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था, तो यह बी लाहौर हो जाएगा। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने।
लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। और इसी के साथ याद रखेंगे 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो ये वीर कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। अमर सिंह और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। किसने? विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया था। वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें धरती आबा यानी कि जगत पिता कहा जाता था। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई। उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवघर। कहां पे? देवघर, झारखंड में। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुआ देवघर में। स्वदेशी आंदोलन भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, जो वर्तमान में झारखंड भी है, उसके देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें 1 से लेकर 150 मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है और इसके जब बचे हुए लगभग अभी 400 क्वेश्चन और है जिसको हम नेक्स्ट 2 पार्ट में और भी कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में परेशानी हो जाएगी। तो हम लगातार इस दोनों वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे साथ चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें क्योंकि आने वाले जो बीपीएससी TRE 3.0 एग्जाम है जो नज़दीक है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको एक्सप्लेनेशन से मिल जाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किए जाते हैं बीपीएससी एग्जामों में। तो आप इसे जरूर देखें और चैनल को प्यार दें और कोई भी कमेंट हो, कोई भी इशू हो तो आप जरूर कमेंट करें, हम उसको उस पे है जो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।